Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, Steel का बादशाह. Telemanus Mental Health for All. In association with विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. The most prestigious moment for Indore and India. PIMR is now deemed to be university. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष खुद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के मैच खेलने की मंजूरी मांगने वाले हैं। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया था और कहा था कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में भारत के साथ नहीं खेलेगी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने जो शर्तों की लिस्ट रखी, उसमें से ज्यादातर को आईसीसी ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मैच होने की संभावना पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुई है। आज हम आपको वो शर्तें भी बताएंगे जो पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने रखी। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम से चलने वाले धर्मांतरण के रैकेट को डिकोड करेंगे। जिस जिम में लड़कियां शारीरिक फिटनेस के लिए आती हैं, उसी जगह पर उन्हें ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक सुनियोजित गैंग चल रहा था। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि उन्हें बुर्का पहनने, कुरान की धार्मिक आयतें पढ़ने और धर्मांतरण करके मुस्लिम बनने के लिए दबाव डाला जाता था और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। एक बहुत बड़ा खुलासा है कि उत्तर प्रदेश के शहर में जिम में यह सब हो रहा था और एक नहीं बल्कि कई जिम्स में। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 फरवरी को तेज रफ्तार से दौड़ रही एक लैम्बोर्गिनी कार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। 10 करोड़ की इस कार को कानपुर के एक बड़े तंबाकू व्यापारी का बेटा चला रहा था और उसकी कार के साथ एक दूसरी गाड़ी में उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी के बाउंसर्स चल रहे थे। इन बाउंसर्स ने घायलों की मदद करने के बजाय उनसे धक्का मुक्की की और बदतमीजी की। आज हम इस सवाल को डिकोड करेंगे कि ये सुरक्षा है या पैसे से खरीदी गई एक प्राइवेट आर्मी है। और ये पहली बार नहीं है जब लोगों के बाउंसर्स और लोगों की प्राइवेट सिक्योरिटी ने आम जनता को इस तरह से परेशान किया है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भारत के खिलाफ मैच खेलने की मंजूरी मांगने वाले हैं। 4 फरवरी को शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का ऐलान किया था और कहा था कि पाकिस्तान की टीम अब वर्ल्ड कप में भारत के साथ नहीं खेलेगी और पाकिस्तान बांग्लादेश का समर्थन करेगा। 8 फरवरी को आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें आईसीसी ने पीसीबी की ज्यादातर मांगों को खारिज कर दिया। आईसीसी के मुताबिक पीसीबी के पास भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर नई मांगें रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये शर्तें पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं रख सकता। इससे पहले दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने खुद ही एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे और इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो भारत और पाकिस्तान के मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जा सकते हैं। आईसीसी के मुताबिक समझौता पहले ही हो चुका है, उस पर सहमति दी जा चुकी है, इसलिए शर्तें बदलने और दबाव बनाने की कोई गुंजाइश इस समय नहीं है और आईसीसी पाकिस्तान के सामने नहीं झुकेगा। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मैच होने की संभावना से अभी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, अभी भी संभावना बनी हुई है। अब आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी शर्तें रखी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने
जो शर्तों की लिस्ट रखी उसमें से ज्यादातर को आईसीसी ने माना ही नहीं। लेकिन जो दो सबसे बड़ी मांगें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थीं वो ये थी। पहली मांग, भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल क्रिकेट बहाल किया जाए, यानी अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज जो होती हैं क्रिकेट मैचों की उन्हें शुरू किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल जो मैचेस नहीं खेलता है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता है, और पाकिस्तान की पहली शर्त यह है कि आईसीसी भारत को कहे कि भारत अब पाकिस्तान के साथ मैच खेलना शुरू करे और वो भी बायलैटरल मैच। दूसरी शर्त यह थी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ट्रायंगुलर क्रिकेट टूर्नामेंट कराने की मांग उन्होंने की है। तो वो इसलिए की है क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, इसलिए पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए अब एक ट्रायंगुलर सीरीज की जाए जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों खेलें, जिससे पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है ये भारत के साथ क्रिकेट मैच ना खेलने का अब तक उसकी भरपाई की जा सके। इसके जवाब में आईसीसी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल क्रिकेट खेलना या ना खेलना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और ट्रायंगुलर टूर्नामेंट की मांग को भी आईसीसी ने खारिज कर दिया। भारत ने पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से कोई भी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट नहीं खेला है। हालांकि आईसीसी अगला पुरुषों का अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट बांग्लादेश को देने पर विचार कर सकता है। पाकिस्तान ने इसके अलावा भी कुछ और शर्तें रखी। पीसीबी ने कहा कि भारत का इस साल बांग्लादेश का दौरा तय किया जाए। आईसीसी ने कहा कि शेड्यूल और टूर तय करना उसका काम नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक बायलैटरल सीरीज इसी वर्ष सितंबर में होने वाली है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए इस सीरीज को लेकर अभी एक शक बना हुआ है और पाकिस्तान यह भी चाहता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी का पूरा रेवेन्यू मिलना चाहिए। इस पर आईसीसी ने कहा कि यह फैसला वो पहले ही ले चुका है, अब दोबारा पुनर्विचार नहीं करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी आज शहबाज शरीफ से मिलकर उन्हें बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी से हुई बातचीत की भी जानकारी देंगे। और आईसीसी ने खुद ही यह फैसला लिया कि बांग्लादेश पर पेनल्टी नहीं लगेगी और उसे आईसीसी के रेवेन्यू में उसका पूरा हिस्सा दिया जाएगा। यह भी एक बड़ी खबर है। तो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान हो सकता है कि अब पुनर्विचार करे और भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर नहीं खेलता तो नुकसान पाकिस्तान का ही है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ अजीबोगरीब शर्तें आईसीसी के सामने रखी, जो शर्तें ऐसी हैं जिन्हें भारत कभी मानेगा नहीं, लेकिन वो शर्तें आईसीसी ने भी नहीं मांगी। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको फिर बता देता हूं कि पाकिस्तान का यह कहना है कि भारत के साथ बायलैटरल सीरीज दोबारा शुरू की जाए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए असल में बहुत आतुर है और वो आईसीसी के पास ये कहने के लिए पहुंचे कि हमारे बीच में जो द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रही है, बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ, उन्हें दोबारा से शुरू किया जाए। तो पाकिस्तान की ये बात आप देखिए। और दूसरा, उसने ये भी कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रायंगुलर सीरीज का आयोजन किया जाए। अब आप सोचिए कि भारत और बांग्लादेश की जो टीमें हैं असल में दोनों मिलकर इस वर्ल्ड कप में भारत को घेरने की कोशिश कर रही हैं। बांग्लादेश की टीम तो खेल ही नहीं रही है भारत में और पाकिस्तान ने भी अभी तक भारत के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। और फिर पाकिस्तान ये कहता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक ट्रायंगुलर सीरीज, त्रिकोणीय जो टूर्नामेंट है वो खेलना चाहिए। यह है पाकिस्तान आपके लिए। अब आपको वापस लाते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। कालीनों का शहर मिर्जापुर आजकल एक बार फिर से चर्चा में है। मिर्जापुर पर एक बहुत मशहूर वेब सीरीज भी बनी थी जिसका नाम ही था मिर्जापुर, लेकिन इस बार चर्चा उस वेब सीरीज की वजह से नहीं है, बल्कि मिर्जापुर में धर्मांतरण हो रहा था उसकी वजह से है। मिर्जापुर में धर्मांतरण के एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है और यह रैकेट कहां चल रहा था आप शायद हैरान रह जाएंगे। ये मिर्जापुर के 6 अलग अलग जिम्स में चलाया जा रहा था। जिम जहां लोग फिटनेस के लिए आते हैं और जिम में आने वाली लड़कियां और महिलाएं इस रैकेट के निशाने पर थी। यानी अब जिम में जाने वाली लड़कियां और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। वहां पर भी धर्मांतरण कराने वाले जो लोग हैं
गैंग्स हैं वो पहुंच गए हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि लड़कियां और महिलाएं जिस जिम में शारीरिक फिटनेस के लिए आती हैं, वहीं उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक संगठित गैंग वहां पर काम कर रहा था। अब उत्तर प्रदेश के महिला संगठन इसे जिम जिहाद कहकर बुला रहे हैं। मिर्जापुर की पुलिस भी इसे जिम जिहाद कह रही है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि महिलाओं के धर्मांतरण के लिए एक फूल प्रूफ नेटवर्क तैयार किया गया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी, एक मौलवी, कुछ जिम्स के मालिक, मिर्जापुर का एक मशहूर फिटनेस आइकॉन और कई जिम ट्रेनर्स इस रैकेट में शामिल थे। ये सभी वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। धर्मांतरण का ये काम जिम चलाने वाली 2 कंपनियों के जरिए हो रहा था और ये दोनों जिम चलाने वाली बड़ी मशहूर चेन है वहां की। एक का नाम है आयरन फायर और दूसरी चेन का नाम है KGN। ये दोनों कंपनियां वहां पर जिम चलाती हैं। महिलाओं और लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए यह गैंग एक खास पैटर्न पर काम करता था। अब वो भी सुन लीजिए। पुलिस की अब तक की जांच में पता चला कि सबसे पहले जिम आने वाली लड़कियां या महिलाओं में से अपने निशाने को चुना जाता था। ज्यादातर 25 से 45 साल की हिंदू लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। जिम में ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं की तस्वीरें खींची जाती थीं। इसके बाद ट्रेनिंग के नाम पर जिम ट्रेनर्स महिलाओं से उनका फोन नंबर लेते थे, उनके साथ दोस्ती कर लेते थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से उनसे दोस्ती बढ़ाई जाती थी। दोस्ती बढ़ाने के लिए कई बार उन्हें डिस्काउंट ऑफर किए जाते थे या फ्री पर्सनल ट्रेनिंग जैसे ऑफर उन्हें दिए जाते थे। पुलिस के अनुसार महिलाओं ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि जहीर और शादाब नाम के 2 जिम ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने के बहाने उनके साथ छेड़छाड़ करते थे। जिम ट्रेनर्स शादी का झांसा देते थे और महिलाओं पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालते थे। महिलाओं ने यह भी बताया कि इन लोगों ने महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया और पैसा न देने पर उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करने के लिए AI की मदद से AI जनरेटेड तस्वीरें बनाई जाती थी, फोटो बनाई जाती थी और इस तरह से लगभग 20 महिलाओं को, तो आप सोचिए जिम जाने वाली 20 महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इनका आरोप है कि इन महिलाओं पर बुर्का पहनने के लिए, कुरान की आयतें पढ़ने के लिए और धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस का कहना है कि ये लोग हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके दूसरे शहरों में ले जाते थे और जब पुलिस ने जब इस मामले में कुछ शिकायतें मिली और जांच शुरू हुई तो इसके बाद पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस को इन जिम ट्रेनर्स के पास से कई आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं, लड़कियों के साथ बातचीत के कई चैट रिकॉर्ड्स मिले हैं और AI द्वारा बनाई गई नकली तस्वीरें भी मिली हैं। अब तक पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मिस्टर मिर्जापुर और मिस्टर पूर्वांचल का खिताब जीत चुका एक फैजल खान भी है। फैजल खान अपने फिटनेस की वजह से मिर्जापुर में काफी लोकप्रिय है और धर्मांतरण कराने वाले जिम का एक पोस्टर बॉय ये बन गया था। इस मामले में GRP में तैनात एक सिपाही इरशाद खान और एक मौलवी जिसका नाम है खलीलुर रहमान, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये मौलवी ही धर्मांतरण करके निकाह करवाता था और इस पुलिस वाले के एक और दोस्त फरीद अहमद को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगी है, यह भी आप देख लीजिए। धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क का मुख्य आरोपी इमरान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है जब वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। हमारे जो मेन एक्यूज्ड है, वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड है, मैं पहले भी बोला था, KGN के सारे जो इन जिमों की जो सारे फंडिंग होती है उसमें एक मुख्य व्यक्ति इमरान है और मैंने बताया बड़े मुश्किल से, बड़े कोशिश से, करे मेहनत से, अद्भुत कोऑर्डिनेशन से, भारत सरकार की संस्थाओं के हेल्प से, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस के कोऑर्डिनेशन से वो आज मिला है। हमें आज ही उसका रिमांड मिला है दिल्ली कोर्ट से। अब वो आएगा तो हमारी जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसके माध्यम से जो हम पूछताछ करेंगे उसमें मेरे हिसाब से कुछ और भी निकल के आएगा। इसके अलावा कल कुछ इंफॉर्मेशन में पुलिस ने और कुछ जगहों पे रेड की थी जिसमें
कई सारे गाड़ियां हमें मिल गई हैं जिनको इन लड़कियों को रुझाने के लिए, घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनके इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस संपूर्ण जो घटना है इसको पुलिस क्लोज करके इंश्योर करवाए कि हम जो इसमें अभियुक्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को जिम जिहाद कहकर बुलाया है। कहीं किसी भी शहर की अगर आप जिम की बात करेंगी, अभी तो मिर्जापुर का खुला है, तो मैंने तो इसको नाम ही चेंज किया। जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद चल रहा है, मैं कहती हूँ ये लव जिहाद नहीं चल रहा है, ये जिम जिहाद चल रहा है। आप किसी भी जिम में आप जाके देखेंगे, वहाँ 80% महिलाएं होती हैं, उसमें बच्चियां भी होती हैं, उसमें बड़ी महिलाएं भी होती हैं, और वहाँ 80 और 90% ट्रेनर जितने हैं वो सारे मोमडन होते हैं, और वहाँ सिर्फ वो जिहादियों का काम कर रहे हैं। वहाँ बैठ के अच्छे घरों की लड़कियों को फंसाना, उनका धर्मांतरण करना और उनके साथ ब्लैकमेलिंग करना, यहाँ तक कि उन महिलाओं के डिवोर्स तक भी इनसे हो रहा है। और आपने देखा होगा कि फिर उसके बाद जब इनकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं या ऐसा इन्हें लगता है कि वो महिलाएं कहीं खोल सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, तो ये मर्डर भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि लव जिहाद कम और जिम जिहाद ज्यादा चल रहा है, और इस पर जरूर कार्रवाई तो हो ही रही है, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं जो इस तरह की चीजें होती हैं। पर मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी, इसके लिए बच्चियों को भी, इसके लिए परिवारों को भी सबको जागरूक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में यूं तो धर्मांतरण को लेकर बड़े सख्त कानून हैं, और वहां पर गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराने पर ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो आजीवन कारावास की है। पूरी जिंदगी जेल में बिताना पड़ सकता है अगर कोई पकड़ा जाए। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारों से जिम और फिटनेस सेंटर्स के लिए बने नियमों पर एक रिपोर्ट मांगी है। अगर आप जिम जाते हैं या आपके घर में कोई महिला जिम जाती है, लड़कियां जिम जाती हैं, तो कुछ सुझाव आज आपके लिए हैं। पहला, जिम की मेंबरशिप लेने से पहले जिम के बारे में पूरी जानकारी आपको जरूर जुटानी चाहिए। ये जिम किसका है, ये जो चेन अगर उसकी है कोई तो उसका मालिक कौन है, उस जिम की रेपुटेशन बाजार में कैसी है, सारी जानकारी आपको पहले से जुटानी चाहिए। दूसरा, जिम में कोई भी ट्रेनर हो उससे अकेले में बातचीत करने से बचें। अगर कोई बार बार आपको अलग से ले जाकर आपके साथ निजी बात करने की कोशिश कर रहा है या दबाव डाले तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, और तुरंत घर आने के बाद अपने परिवार के सदस्यों से या फिर अपने भरोसेमंद दोस्त से इसके बारे में बात करनी चाहिए और उसे जानकारी आपको देनी चाहिए। हमेशा अपनी सारी निजी जानकारियां अपने तक रखें। अपना पता, परिवार की जो फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, धार्मिक विचार आपके कैसे हैं, आपकी व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याएं कभी भी ना जिम ट्रेनर से शेयर करें, ना जिम में मिलने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति से शेयर करें। आपकी जितनी भी निजी बातें हैं उन्हें कभी शेयर ना करें। फोन नंबर या सोशल मीडिया के बारे में जानकारी देने से पहले 1000 बार सोच समझकर फैसला लें। चौथा, मुफ्त ट्रेनिंग, पैसा या किसी और प्रकार की मदद या बेहतर जीवन जैसे वादों के बदले किसी भी विचारधारा या धर्म को अपनाने का संकेत अगर आपको मिलता है तो तुरंत सावधान हो जाएं। पांचवां, जिम में अगर कुछ भी आपको अजीब लगता है तो अपने घर आकर अपने परिवार और भरोसेमंद लोगों से इस बारे में जरूर शेयर करें। छठी बात और सबसे जरूरी बात, अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो भी जाए तो बिल्कुल डरे नहीं। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं या फिर राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिर्जापुर मामले में भी पुलिस को पहली शिकायत फोन के जरिए ही इस प्रकार से मिली थी, और देखिए जब फोन के जरिए शिकायत मिली तो पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन भी ले लिया। यह एक मिर्जापुर की बात है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में भी जिम्स में ये बातें चल रही हों। यह भी हो सकता है सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, भारत के और बड़े बड़े शहरों में या फिर और दूसरे शहरों में भी, चाहे बड़े शहरों छोटे शहरों, हो सकता है ये जो गैंग है जिम्स में जो महिलाओं को अपना निशाना बनाता है, हो सकता है कि वो सक्रिय हो। इसलिए आपके घर में जो भी महिलाएं जिम जा रही हैं, लड़कियां अगर जिम जा रही हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। ये मिर्जापुर से अब हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर, और कानपुर में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने उठा रहा हूं, और वो ये है
कि भारत में बाउंसर्स का और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का जो आतंक बढ़ता जा रहा है, उसी को आज हम डिकोड करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको अपने साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स लेकर घूमते हुए आपने अक्सर देखा होगा। ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड इन अमीर लोगों के साथ ऐसे चलते हैं जैसे उनकी कोई प्राइवेट आर्मी हो। देश में बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, अमीर लोग हैं जो आजकल अपनी कार के साथ साथ एक एस्कॉर्ट जीप भी रखते हैं और ये जीप उनके बाउंसर से भरी होती है। फिर ये बाउंसर्स आम लोगों को सड़क से हटाते हुए, दूसरी गाड़ियों को सड़क से हटने का इशारा करते हुए अपने मालिक की गाड़ी के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाते हैं। इस दौरान इनमें से बहुत सारे लोग तो अपनी गाड़ियों में हूटर भी लगा लेते हैं और इस दौरान ये लोग अक्सर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आम जनता को कहते हैं कि आप हटिए यहां से, क्योंकि ये जो सज्जन हैं जिन्होंने ये प्राइवेट आर्मी बनाकर रखी है, ये यहां से गुजरेंगे। और यही बाउंसर्स अक्सर अपने मालिक की गलतियों पर भी, विवादों पर भी पर्दा डालते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिल्कुल ही आज ऐसा ही हुआ है। रविवार यानी 8 फरवरी को तेज रफ्तार से दौड़ रही एक लैम्बोर्गिनी कार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी और इस कार ने सबसे पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और फिर एक मोटरसाइकिल को कुचल दिया। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति करीब 10 फीट दूर जाकर गिरा। गाड़ी मोटरसाइकिल पर कैसे चढ़ी, यह आप यहां देख सकते हैं। इस टक्कर के बाद भी कार की रफ्तार कम नहीं हुई और फिर वो एक खंबे से टकराने के बाद में रुकी। इस कार को चला रहा था 45 वर्ष का शिवम मिश्रा, जो कानपुर के एक बड़े तंबाकू व्यापारी के मिश्रा का बेटा है और दिल्ली में लैम्बोर्गिनी कार के इस मॉडल की कीमत है 10 करोड़ रुपए। ये जो गाड़ी है 10 करोड़ रुपए की गाड़ी है जिसे ये सज्जन चला रहे थे। दुर्घटना के बाद घायलों और वहां पर मौजूद लोगों ने इस कार को घेर लिया और भीड़ को देखकर शिवम मिश्रा कार के अंदर ही छिप गया और उसने कार के दरवाजों को अंदर से लॉक कर लिया। यह भी हो सकता है कि जो इस प्रकार की जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, जब इनका एक्सीडेंट होता है तो इनके जो दरवाजे होते हैं वो अपने आप लॉक भी हो जाते हैं। इस कार के साथ ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चल रही थी जिसमें शिवम मिश्रा के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स मौजूद थे। इसके बाद इन बाउंसर्स ने घायलों की मदद करने की बजाय उन्हें पीछे हटने के लिए धक्का दिया, धक्का मुक्की की और उनसे बदतमीजी करने लगे। उसके बाद बाउंसर्स ने शिवम मिश्रा को गाड़ी से निकाला और फिर दूसरी गाड़ी में बैठाकर मौके से ले गए। अब आज मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए इसी प्रकार का कोई अमीर आदमी जो अपने बाउंसर्स के साथ, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चल रहा है, वो सड़क पर कोई दुर्घटना कर दे और उसके जो बाउंसर्स हैं वो उसे वहां से बचा कर ले जाएं और वहां पर जो घायल हैं उनके साथ बदतमीजी करें, तो क्या होगा? इन बाउंसर्स की जो बदतमीजी है वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। जब पुलिस इस कार को थाने में ले गई, तब भी थाने में भी इन बाउंसर्स ने घायल लोगों और उनके परिवारों के साथ बदतमीजी की। फिर तुम बहस करने लगे यार। महाराज जी भैया जी तो आज पूरे देश में कानपुर की बड़ी चर्चा हो रही है और आज इस मुद्दे पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए अब हम आपको इन बाउंसर्स यानी अमीर लोगों की इस प्राइवेट आर्मी की पूरी कहानी दिखाएंगे। लेकिन पहले जो इस दुर्घटना के पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनके जो परिवार हैं, उनका हाल देखिए।
पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में जबरदस्ती समझौता करने का दबाव बना रही थी और क्योंकि आरोपी एक बड़े कारोबारी का बेटा है, इसलिए उसके रसूख की वजह से थाने से ही उसे छोड़ दिया गया और उसका नाम तक एफआईआर में नहीं लिखा गया। लेकिन पुलिस कहती है कि पहले उसे आरोपी शिवम मिश्रा की शिकायत नहीं मिली थी और जांच के बाद अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी ये खड़ी हुई है, गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते, बस इतना कह सकते हैं। लेमोनी कार की और उसमें जो चला रहे थे अभी, तो उनसे कुछ किसी से टक्कर हुई। अचानक उनके पीछे एक फॉर्च्यूनर कार चल रही थी, उनके जो बाउंसर्स वगैरह थे 6 लोग थे, तो अचानक से उतरे। उन्होंने तुरंत गाड़ी का शीशा तोड़ा और उस बंदे को निकाला और उस निकाल को उसको हॉस्पिटल में रख के ले गए। बाकी 2 बाउंसर्स हैं वो कार के साथ साथ फिर फायर। इससे एक तौफीक नाम के मोटरसाइकिल वाले को एक्सीडेंट हुआ है। वो खड़ा था और एक गाड़ी मोटरसाइकिल पे वो गाड़ी चढ़ गई थी। उसके बाद उसकी इंजरी, जो तौफीक है उनको इंजरी है, उनके बाहों में और उनके पैर में इंजरी है। उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया था। वो तुरंत ही हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया था। वो थाने पे आए और उन थाने से उनसे एक एप्लीकेशन मांगी गई है। उस एप्लीकेशन पर हमने एक एफआईआर पंजीकृत करी है कि जो लड़का चालक है वो शिवम मिश्रा है। उनके पिताजी के मिश्रा हैं, ये दिल्ली में रहते हैं और वो लड़का गाड़ी चला रहा था। उसके साथ पीछे बाउंसर थी और दूसरी BMW गाड़ी में। पुलिस ने मौके पर जाकर के गाड़ी को ले आए थाने में, एफआईआर करा दी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, जैसा कि हर बार होता है जब कोई पैसे वाला व्यक्ति इस प्रकार की दुर्घटना करता है तो पूरा सिस्टम उसे बचाने के लिए आ जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब शिवम मिश्रा का वकील यह कहता है कि वो इस गाड़ी को चला ही नहीं रहा था, बल्कि इस गाड़ी को तो कोई और ड्राइवर चला रहा था। यानी ये साबित करने की अब कोशिश की जाएगी कि शिवम मिश्रा इस दुर्घटना का मुख्य आरोपी नहीं है, वो ये गाड़ी नहीं चला रहा था। ये सब कुछ आप फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे और असल जिंदगी में भी हम ऐसा कई बार देख चुके हैं। सबसे पहले आप इस वकील का बयान सुनिए, इसकी अलग ही थ्योरी है और अब पूरी कोशिश की जा रही है कि कानून के जो लूप होल्स हैं उनके जरिए इस व्यक्ति को बचाया जाए। शिवम गाड़ी में मौजूद नहीं थे, मतलब और उनके जो गाड़ी चला रहे थे वो उनके ड्राइवर चला रहे थे। शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे। उनके जो ड्राइवर उनके मोहन हैं, उनके नाम से एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। तो देखिए, इस समय इस प्रकार के जो लोग हैं, 10-10 करोड़ की ये कार है, करोड़ों की गाड़ियां खरीदते हैं इन लोगों के बच्चे, स्पोर्ट्स कार लेकर फिर उसे सड़कों पर दौड़ाते हैं, तेज गति में रेस लगाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं, स्टंट करते हैं और उन स्टंट्स के जरिए या जो इन करोड़ों की गाड़ियों को चलाने में जो वो अपना आनंद लेते हैं, उस आनंद की लेने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस दौरान अगर किसी की जान भी चली जाए तो इन्हें कोई चिंता नहीं। आपको याद होगा मई 2014 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में भी एक नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में अपनी पोर्शे कार से टक्कर मारी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस नाबालिग ड्राइवर के ब्लड सैंपल्स बदल दिए गए ताकि शराब पीने की बात को छिपाया जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को सिर्फ 300 शब्दों का एक निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया था। यह कहकर कि ये तो नाबालिग लड़का है, निबंध लिखे दुर्घटना के बारे में और कैसे सड़क सुरक्षा के बारे में और फिर छोड़ दिया। हो सकता है कि शिवम मिश्रा के केस में भी कुछ ऐसा ही हो जाए। शिवम मिश्रा महंगी गाड़ियों का शौकीन है। उसके पिता के मिश्रा की कंपनी पर 2 साल पहले इनकम टैक्स का एक छापा पड़ा था और इस रेड के दौरान उनके यहां से लगभग 100 करोड़ रुपए की गाड़ियां मिली थी। सोचिए, गाड़ियां ही 100 करोड़ रुपए की थी, जिसमें जितनी भी लेटेस्ट लग्जरी गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस से लेकर फरारी तक, सब कुछ इनके घर में मिली थी।
जैसे जैसे भारत में अमीरों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे प्राइवेट सिक्योरिटी का जो कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है। ये अमीरों की एक पर्सनल आर्मी बनती जा रही है जो उन्हें एक वीआईपी स्टेटस देती है। इन बाउंसर्स की गाड़ियां, इन बाउंसर्स की वर्दी और इनके वॉकी टॉकी देखकर किसी को भी ऐसा लगता है जैसे ये सरकारी सुरक्षा कर्मी हो, जैसे ये पुलिस के लोग हों। ये इस प्रकार से चलते हैं। जो पुलिस के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या जो सरकारी सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिस प्रकार का सफारी सूट वो पहनते हैं, वैसे ही कपड़े इन्हें पहनाए जाते हैं। और इसीलिए आम लोग कई बार इन बाउंसर्स को देखकर, इन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ा व्यापारी या अमीर आदमी कहीं सड़क पर जा रहा होता है तो उसके बाउंसर्स सड़क को खाली करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके आसपास आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक या स्कूटर पर जा रहे हैं और आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति गुजरता है जिसके पास अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी भी चल रही है, उसके साथ उसके प्राइवेट बाउंसर्स हैं, वो आपको हटाने की कोशिश करते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी सड़क से गुजर रहा है। और अगर कोई आम आदमी सवाल पूछ भी ले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसे फिर धमकी दी जाती है, कई बार पिटाई हो जाती है। कहीं दुर्घटना हो जाए तो ये बाउंसर्स पीड़ितों से बदतमीजी पर उतर आते हैं, जैसा कि कानपुर में हुआ। बड़ा सवाल यह है कि ये सच में बाउंसर्स हैं या फिर पैसा देकर रखे गए कुछ गुंडे हैं। ये अमीर लोगों की एक ऐसी पर्सनल आर्मी बन गई है जो हमेशा इस प्रकार के लोगों को अपने घेरे में रखती है और आम जनता को परेशान करती है। अगर किसी भ्रष्ट बिल्डर या व्यापारी ने आम लोगों के सैकड़ों करोड़ों रुपए धोखे से ले रखे हैं, तो पीड़ित ना तो उसके पास जाकर पैसा मांग सकता है, ना खुलकर उससे शिकायत कर सकता है, क्योंकि उसकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो उसने ऐसी करके रखी है कि अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा मांगने के लिए पहुंच भी जाए तो वो जा नहीं सकता। इसलिए इसे सुरक्षा कहना गलत होगा। ये सुरक्षा नहीं है, ये ऐसे विवादित लोगों का एक तरीका है अपने आप को सुरक्षित रखने का। ये सुरक्षा नहीं है, ये पैसा देकर खरीदा गया एक आतंक है, ऐसे लोगों को डराने का जिनका पैसा बहुत सारे लोग मार लेते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इस समय पैसे के दम पर यह आतंक कोई भी खरीद सकता है। इस प्राइवेट आर्मी को कोई भी खरीद सकता है जिसके जेब में पैसे हैं। हालांकि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सम्मानजनक व्यक्ति हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और फिर ये इसी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों को, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हायर करते हैं और फिर उनसे सुरक्षा लेते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, वो सुरक्षा लेना जायज है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और वो प्राइवेट सिक्योरिटी लोगों के साथ बदतमीजी कर रही है, लोगों पर हाथ उठा रही है, लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रही है, तो यह अधिकार उन्हें किसने दिया? हम बस इतना कह रहे हैं कि प्राइवेट सुरक्षा का दुरुपयोग करके जनता को डराना और अपने आप को वीआईपी की तरह दिखाना बिल्कुल गलत है और सरकार को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और सरकार को आज हम 4 सुझाव देना चाहते हैं। पहला, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दी, उनकी गाड़ियां और उनके आईडी कार्ड्स बिल्कुल अलग होने चाहिए ताकि वो पुलिस या सरकारी सुरक्षा कर्मियों की तरह ना दिखें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे जो प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग होते हैं ये कोशिश करते हैं कि ये इस प्रकार के दिखें जिससे लोगों को लगे कि ये सरकारी सुरक्षा कर्मी हैं। वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही वॉकी टॉकी अपने साथ रखेंगे। दूसरा, स्पष्ट कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर बाउंसर्स या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी आम आदमी या जनता को हटाने और रोकने को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। तीसरा, अगर कोई बाउंसर गैर कानूनी काम करे तो उसके साथ उसके मालिक को भी आरोपी बनाया जाए। और चौथा, ड्यूटी के दौरान हर बाउंसर के लिए बॉडी कैमरा ऑन रखना अनिवार्य होना चाहिए और शिकायत आते ही उस समय की रिकॉर्डिंग को तुरंत जब्त कर लेना चाहिए ताकि ये पता चले कि ये लोग क्या काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से ये स्पष्ट करना चाहता हूं, प्राइवेट सिक्योरिटी में शामिल सारे लोग खराब नहीं हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी में जो बाउंसर्स भी हैं सब खराब नहीं है। ये निर्भर करता है कि वो प्राइवेट सिक्योरिटी को कौन लोग ले रहे हैं और फिर वो इस प्राइवेट सिक्योरिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च करके इन गार्ड्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ रखते हैं, बाउंसर्स को अपने साथ रखते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं लोगों को धमकाने में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई में सुरक्षा की आवश्यकता होती है और वो कभी
प्राइवेट सिक्योरिटी का दुरुपयोग नहीं करते। ऐसे लोग बिल्कुल सही हैं। अभी हमने अमीरों की कहानी बताई आपको। हमारे देश में जो अमीर लोग हैं वो कई बार अपनी मनमानी करके निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत होती है। लेकिन आम आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी की सुनवाई कहीं नहीं होती। अगर आप किसी अमीर आदमी के खिलाफ अदालत में भी चले जाते हैं तो क्या होगा, अब जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इसी केस में मान लीजिए कानपुर में इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान चली जाती और उस व्यक्ति का परिवार ये व्यापारी और इसके बेटे के खिलाफ अदालत में जाता, तो आप जानते हैं वर्षों नहीं दशकों लग जाते, 10 साल 20 साल लग जाते, तब भी शायद न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए लंबी लाइन लगी हुई है आम जनता के लिए। तो आज हम आपको 2 कहानियां सुनाना चाहते हैं आम जनता की कि जब वो न्याय लेने जाते हैं अदालतों में तो क्या होता है। तो पहली कहानी सुनिए। अहमदाबाद के 64 वर्ष के पूर्व पुलिस कांस्टेबल बाबू भाई प्रजापति की यह कहानी है। और दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के 100 वर्ष के धनीराम की है। ये 2 कहानियां हैं। बाबू भाई प्रजापति पर वर्ष 1996 में एक ट्रक ड्राइवर से 20 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था जब ये पुलिस कांस्टेबल थे, और इस जुर्म के लिए अदालत ने उन्हें वर्ष 2004 में 4 साल की कैद की सजा सुनाई थी। अदालत के फैसले के बाद उनकी नौकरी चली गई, उनका सम्मान इज्जत सब चला गया और जिंदगी बिल्कुल बिखर गई। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में अपील लगाई और वहां 30 साल ये 20 रुपए की रिश्वत का मामला चला। 30 साल तक मामला चलता रहा। मामला क्या, 20 रुपए की रिश्वत लेने का मामला। और फिर पिछले हफ्ते 4 फरवरी को गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बाबू भाई निर्दोष हैं। बाबू भाई अक्सर कहा करते थे कि केस जीतने के बाद ही उन्हें मोक्ष मिलेगा, और कोर्ट के फैसले के बाद 48 घंटों के अंदर ही 6 फरवरी को नींद में ही बाबू भाई को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो एक प्रकार से कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें मोक्ष मिल गया, लेकिन आप इसे न्याय कह सकते हैं? दूसरी कहानी हमीरपुर के धनीराम की है। धनीराम की उम्र इस समय 100 साल है। उन्हें हत्या की सजा से आजादी तब मिली जब उन्होंने 100 साल की जिंदगी अपनी पूरी कर ली। इन्हें वर्ष 1984 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उसी वर्ष उन्हें जमानत भी मिल गई। तब वो 58 साल के थे। पिछले 42 वर्षों में वो हर पल इसी डर में जी रहे थे कि किसी भी दिन उनकी जमानत रद्द हो सकती है और दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धनीराम निर्दोष हैं और उन्हें सारे आरोपों से बरी कर दिया। इस न्याय के इंतजार में धनीराम की जवानी और बुढ़ापा दोनों गुजर गए। पूरे 42 साल के बाद उन्हें यह न्याय मिला। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी वही है, क्या ये सचमुच न्याय है या फिर ये अन्याय है? अब आप सबके सामने सवाल यह है कि भारत में मुकदमे इतने लंबे समय तक क्यों चलते हैं? 2 कारण हैं। जजों की कमी पहला कारण। इस समय देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं, जबकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख लोगों के लिए कम से कम 50 जज होने चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ 15 जज हैं, होने चाहिए 50। दूसरा, करोड़ों मुकदमों का बोझ। पिछले साल फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग थे। हाई कोर्ट्स में 2329 केस ऐसे हैं जो 50 साल से पुराने हैं। 22,829 मुकदमे ऐसे हैं जो 40 साल से पुराने हैं और 63,239 केस तो ऐसे हैं जो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दिल्ली की अदालतें मुकदमों के भारी बोझ से दबी हुई हैं। दिल्ली की निचली अदालतों में इस समय 15,85,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। जजों की कमी, वकीलों का गैर हाजिर रहना, हाई कोर्ट के स्टे पर स्टे और सीमित संसाधन इसकी बड़ी वजह है। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्याय पाने के लिए कर्जा लिया, अपनी जमीन जायदाद बेच दी, मकान बेच दिया, पूरी जमा पूंजी केस लड़ने में खर्च कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भी आम आदमी की आखिरी उम्मीद अदालत होती है। अब सवाल यह है कि अगर धनीराम और बाबू भाई जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की अगर सोचें भी तो क्या वो वहां के महंगे वकीलों का खर्च उठा पाएंगे?
यानी न्याय का दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन वहां तक पहुंचने की जो राह है वो सबके लिए एक जैसी नहीं है। इसलिए आज हमारी न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है, ऐसे बदलाव की जिससे इंसाफ सिर्फ फैसलों में ही दिखाई ना दे बल्कि समय पर वो मिले, ताकि धनीराम और बाबूराम जैसे लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ इंसाफ के इंतजार में खत्म ना हो जाए। अब आपको न्याय में देरी तो आपने देख ली, अब आम लोगों में खत्म होने वाली संवेदनशीलता को देखिए। आपको हमने खबर दिखाई थी 6 फरवरी को कि किस तरह दिल्ली के जनकपुरी में 25 वर्ष के एक युवा कमल ध्यानी की मोटरसाइकिल इस बड़े से गड्ढे में गिर गई और उनकी मौत हो गई। कमल 5 फरवरी को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में अपनी मोटरसाइकिल समेत गिर गए थे और उनकी मौत हो गई। और वो पूरी रात कमल ध्यानी इसी गड्ढे में पड़े रहे और किसी को पता नहीं चला। सुबह उनका शव मिला। अब हैरान करने वाली जानकारी मिली है, कमल ध्यानी को बचाया जा सकता था अगर हमारे समाज ने थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई होती। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कमल के गड्ढे में गिरने की जानकारी 5 लोगों के पास थी, लेकिन किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी और कमल पूरी रात इस गड्ढे में पड़ा रहा अपनी बाइक के साथ और उसका इलाज नहीं हो पाया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले विपिन सिंह नाम के व्यक्ति ने कमल को गड्ढे में गिरते हुए देखा। विपिन इस घटना के एकमात्र गवाह हैं। उन्होंने वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस को फोन नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड ने गड्ढे खोदने वाले कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति के एक मजदूर योगेश को जानकारी दी, लेकिन पुलिस को फोन नहीं किया। इस मजदूर योगेश ने भी अपने कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को जानकारी दे दी कि गड्ढे में एक लड़का गिर गया है, लेकिन दोनों ने ही पुलिस को नहीं बताया। और पुलिस के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति रात को घटनास्थल पर आया भी और उसने कमल को देखा और फिर वहां से चला गया, लेकिन कमल को गड्ढे से निकालने के लिए उसने कुछ नहीं किया और ना ही पुलिस को बुलाया। अब आप सोचिए, इनमें से किसी एक ने भी पुलिस को फोन कर दिया होता तो कमल ध्यानी की जान बच सकती थी। उसे समय पर गड्ढे से निकाला जा सकता था, अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इन सब की संवेदनहीनता ने कमल को वहीं गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया। क्या इन लोगों को जो है इनके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? बिना इलाज के कमल 7 घंटे से ज्यादा समय तक गड्ढे में पड़ा रहा। जरा सोचिए, आज के समय में इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। खुद को थोड़ी सी परेशानी से बचाने के लिए गड्ढे में गिरे कमल ध्यानी की परवाह नहीं की। दिल्ली पुलिस ने इस कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति और मजदूर योगेश को अब गिरफ्तार कर लिया है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले, मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी, जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था कि अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब PCR कॉल हुई तब हमें पता चला कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। आपको याद होगा दिल्ली के पास नोएडा में भी 16 जनवरी की रात को ऐसा ही हुआ था, जब 27 वर्ष के एक युवा युवराज मेहता पानी से भरे गड्ढे में गिर गए और वहां डूबकर उनकी भी मौत हो गई थी। युवराज 2 घंटे तक मदद मांगता रहा, वहां भीड़ लगी हुई थी, रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई थी, लेकिन एक डिलीवरी बॉय के अलावा किसी ने भी युवराज को बचाने की कोशिश नहीं की। सब लोग तमाशा देखते रहे। ये दोनों दुर्घटनाओं में
सिस्टम के अलावा सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो है हमारे समाज की संवेदनहीनता, और हमारे सिस्टम की तैयारी जो है वो बहुत कम दिखाई देती है। नोएडा की इस घटना में 3 बिल्डर्स को गिरफ्तार किया गया था। पिछले हफ्ते ही तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई। इसी तरह 7 फरवरी को, आपको याद होगा, फरीदाबाद के सूरजकुंड में एक झूला गिर गया था। उसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। फरीदाबाद पुलिस ने अब मोहम्मद शाकिर और नितेश जो इस शाकिर हिमाचल फन केयर नामक कंपनी का मालिक है, जिसके लाइसेंस पर यह ठेका लिया गया था, और ये जो 2 लोग हैं जो इसमें शामिल थे, झूले को लगाने में, ऑपरेट करने में, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ा बदलाव जो आ रहा है वो ये है कि घटनाओं के बाद लोगों को अरेस्ट तो किया जा रहा है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन समय पर अगर जरूरी जांच पूरी हो जाए, अगर समय पर कार्रवाई हो जाए, तब न्याय मिल पाएगा। अब आपको एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बताते हैं। जापान में 8 फरवरी के हुए आम चुनाव में 64 वर्ष की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी, और इस चुनाव में एलडीपी को अकेले ही 316 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 233 सीटों से 83 सीटें ज्यादा हैं। इससे पहले एलडीपी को 40 वर्ष पहले यानी 1986 में 300 सीटें मिली थी। सनाई ताकाइची के गठबंधन को 465 में से 352 सीटें मिली हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, यानी 75% से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं। और जापान के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री को इतनी सीटें नहीं मिली। जापान एक पुरुष प्रधान समाज है और वहां इससे पहले 103 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो सभी पुरुष थे। 3 महीने पहले ही ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 3 महीनों के बाद उन्हें शानदार बहुमत मिला है। उनकी लोकप्रियता देखिए। पिछले महीने ताकाइची ने संसद को भंग करके जापान में आम चुनाव कराने की घोषणा की थी और चुनाव जीतने के बाद जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने उन्हें जबरदस्त ताकत दी है और वो जापान को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जापान के प्रधानमंत्री को जीत की बधाई दी है। उनका सोशल मीडिया जो संदेश है वो आप पढ़ सकते हैं, जो आज उन्होंने बधाई देते हुए लिखा है।昨日国民の皆様から政策転換を何としてもやり抜いていけという、力強い、形で、背中を押していただきました。心より感謝を申し上げます。自民党日本維新の会の与党で合計352という非常に大きな議席をいただきました。日本列島を強く豊かに重い責任の始まりです。身の引き締まる思いでございます。1955 से लेकर अब तक एलडीपी सिर्फ 2 बार चुनाव हारी है और कुल मिलाकर 4 साल तक सत्ता से बाहर रही है। पूरी दुनिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जापान में भारत की तरह लोकतंत्र है लेकिन प्रजातंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर हेड ऑफ स्टेट जापान के राजा होते हैं और चुनाव के बाद वो उसी पार्टी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसके पास बहुमत होता है। अब हम दुनिया में जापान की कामयाबी को आपके लिए डिकोड करते हैं। वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद दुनिया को ऐसा लगा कि जापान पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसी जापान ने अपनी इच्छा शक्ति और परिश्रम के दम पर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर दिखाया। जापान की कामयाबी को आप एक फॉर्मूले से समझिए। जब किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होती है तो अक्सर वही संसाधन उसकी बड़ी कमजोरी बन जाते हैं और अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहा जाता है द नेचुरल रिसोर्स कर्स। इसे आप रशिया और सऊदी अरब के उदाहरण से समझिए। इन देशों की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आज भी तेल और गैस के निर्यात पर टिका है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे उद्योग उतने मजबूत नहीं बन पाए, यानी तेल और गैस की वजह से इन देशों के पास आसानी से पैसा आ गया, लेकिन इन्हें तरक्की करने में ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। अब जरा जापान को देखिए। वहां पर प्राकृतिक संसाधन लगभग शून्य है, लेकिन मजबूरी ने
जापान को टेक्नोलॉजी, अनुशासन और मैन्युफैक्चरिंग का एक पावर हाउस बना दिया इस छोटे से देश को। और यही वजह है कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश दुनिया को आज कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक मशीनें बेचते हैं, जबकि सऊदी अरब जैसे संसाधन समृद्ध देश आज भी कच्चा माल बेच रहे हैं। जापान की कामयाबी का एक बड़ा राज यह भी है कि वहां के नेता और सरकारों ने हमेशा हर हाथ को काम देने के फॉर्मूले पर काम किया। उनका मानना था कि जितने लोग हैं सभी को काम करना चाहिए, किसी को भी खाली नहीं बैठना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में आत्मनिर्भरता शब्द की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन जापान ने 50 के दशक में ही 1950 के दशक में ही इस शब्द को अपना सूत्र वाक्य बना लिया था। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची का भी यही फॉर्मूला है। एक बार बजट के लिए एक बैठक में शामिल होने के लिए उन्होंने सुबह के 3 बजे एक मीटिंग रखी। ताकाइची पहले दिन से ही अपने लगातार काम करने के रवैये को लेकर चर्चा में है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो खुद 18 घंटे काम करती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस पर वो भरोसा नहीं करती। उनका जो नारा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, उस नारे को कहते हैं वर्क वर्क वर्क, यानी काम काम काम। तो जापान का जो प्रधानमंत्री है वो भी सिर्फ काम करना चाहता है और जापान के जो लोग हैं वो भी दिन रात काम करते हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के एक काले हैंडबैग की भी बड़ी चर्चा होती है, जिसका वो अक्सर इस्तेमाल करती हैं, तस्वीरों में आप देख पाते हैं। और इस बैग की कीमत लगभग 75,000 रुपए है और इस बैग को पहले 40 से 50 साल के लोग खरीदते थे, लेकिन अब यही बैग जापान के युवाओं के बीच जबरदस्त ट्रेंड बन गया है। और क्योंकि वो इस बैग को लेकर चलती हैं, ये बैग अचानक से लोकप्रिय हो गया, बाजारों में इसकी मांग बढ़ गई और अब वहां के जो युवा हैं वो इस बैग को खरीद रहे हैं। इस बैग की मांग इतनी बढ़ गई है कि इस बैग के लिए अब 9 महीनों का इंतजार करना पड़ता है, वेटिंग है 9 महीने की। और जापान की प्रधानमंत्री के नाम पर इस बैग को अब सनाए बैग कहा जाता है। ताकाइची एक पिंक कलर का बॉल पॉइंट पेन का भी इस्तेमाल करती हैं और यह भी बड़ा मशहूर हो चुका है। संसद में नोट्स लिखते समय जिस गुलाबी पेन का इस्तेमाल करती हैं, वो पेन सोशल मीडिया पर आजकल वायरल है। और इसी तरह ट्रेन में सफर करने के दौरान हाथ में दिखे श्रिम्प राइस क्रैकर्स भी युवाओं के लिए बड़े लोकप्रिय आजकल उनके बीच हो रहे हैं। दुकानों पर इन स्नैक्स की मांग अचानक बढ़ गई है। कहने का मतलब यह है कि आज जापान के युवा वही चीजें खरीदना चाहते हैं जो ताकाइची इस्तेमाल करती हैं, चाहे उनका बैग हो, वो क्या खाती हैं, वो किस पेन से लिखती हैं, वो सब कुछ लोकप्रिय हो रहा है। और बहुत जमाने के बाद किसी देश में किसी नेता की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है। राजनीति में ऐसा जो क्रेज है आम जनता के बीच किसी नेता का, ये बड़ा दुर्लभ है, जहां जापान की प्रधानमंत्री अब सिर्फ वहां की प्रधानमंत्री नहीं है, नेता नहीं है, बल्कि वहां की स्टाइल आइकन बन चुकी है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे की हत्या की खबर सुनाएंगे। उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद आज उनके जनाजे की तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक जमाने में गद्दाफी वहां पर सबसे शक्तिशाली रूलर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके परिवार की क्या स्थिति है, आज आपको दिखाएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। कहते हैं जब समय का चक्र घूमता है तब ताकतवर से ताकतवर तानाशाहों को भी छिपने के लिए जगह नहीं मिलती। अफ्रीका के एक देश लीबिया में 42 वर्षों तक राज करने वाले तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के अंत की यही कहानी थी। और 3 फरवरी को गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम की भी हत्या कर दी गई। 53 वर्ष का सैफ अल इस्लाम
लीबिया में बहुत लोकप्रिय था। उसे गद्दाफी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। 6 फरवरी को उसके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और भीड़ ने उसे एक सेलिब्रिटी की तरह आखिरी विदाई दी। ये उनके जनाजे की तस्वीरें हैं। लोग उनकी तस्वीरें लेकर वहां पर पहुंचे थे। कोई उनके समर्थन में पोस्टर लेकर आया था और वो अपने चहेते नेता के लिए नारे लगा रहे थे। 4 फरवरी को कुछ हमलावरों ने बंगले में घुसकर जब सैफ की हत्या की, उस समय सैफ वहां पर बिल्कुल अकेले थे और आसपास कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं था। सैफ गद्दाफी का वही बेटा है जिसे 2011 तक लीबिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कहा जाता था और वो जूनियर गद्दाफी के नाम से मशहूर थे। तब उनकी सुरक्षा में सैकड़ों कमांडोज तैनात हुआ करते थे और आधिकारिक पद न होने के बाद भी वो अपने पिता गद्दाफी के हर बड़े और अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में दखल देते थे। मगर 2011 में जब गद्दाफी के शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ, उस आंदोलन को ताकत से कुचलने का आदेश सैफ अल इस्लाम ने ही दिया था और यही आदेश गद्दाफी और उनके साम्राज्य के अंत का कारण बना। बात 20 अक्टूबर 2011 की है। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह चल रहा था। गद्दाफी को आखिरी समय में छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वो अपनी जान बचाने के लिए एक नाले में घुस गया, लेकिन वहां भी गद्दाफी भीड़ से बच नहीं पाया और भीड़ ने गद्दाफी को पीट पीट कर वहां पर मार डाला। ये उस तानाशाह का अंत था जो हमेशा कड़े सुरक्षा घेरे में रहता था। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित बायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित बायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना सफर अकेले तय कीजिए, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बनाते हैं। नमस्कार। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।